स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो लास्ट और थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम तब होता है कि जब आपको जो परसेंटेज दी हुई है उसकी वैल्यू भी दी हुई होती है और फिर आपको टोटल या किसी और परसेंटेज की बात करनी होती है। जैसे मान लो कि इफ आई टेल यू कि 20% का वैल्यू जो है वो लेट से 13 है, तो अब इस पे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अगर हम आपको टोटल भी पूछ सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना है, और हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि 60% का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले बात है कि अगर आप ध्यान दो, मतलब थोड़ा सा इसको विजुलाइज करो, तो 20% ऑफ एनी क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने परसेंटेज की वैल्यू ऐसी ली है जिसका फ्रैक्शन आराम से दिखता है। तो 20% कितना होता है? 1/5 है। तो 1/5 ऑफ एनी क्वांटिटी इज 13। ठीक है, 1/5 ऑफ एनी क्वांटिटी, तो पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 5, क्योंकि वो 5 गुना हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हुआ कि फ्रैक्शन से हिसाब से देखने का। तो 100% की वैल्यू जो निकालना है वो आप बहुत आराम से इसको 13 के 5 टाइम्स को करके 65 कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि यूनिटरी सिस्टम से अगर तुम ये भी समझो कि इफ आई हैव गिवन यू कि 20% जो है वो 15 है, सॉरी 13 है, तो इफ आई से कि 1% कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? आप 13 को अगर 20 से डिवाइड कर दो, 13 को 20 से डिवाइड कर दो, तो हमारा 1% का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि 20% इंटायर 20% इज 13। अब अगर आपको 100% निकालना है तो आप 13/20 इंटू 100 कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। अल्टीमेटली देखो, दोनों जगह पे अगर हम 1/5 लेकर इसका 5 गुना ले रहे हैं तब भी वही बात होगी। अगर इसको भी अगर तुम देखोगे कि 13/20 इंटू 100 है, तो 20 से अगर हम काटे तो ये 5 होता है। 13 इंटू 5 कितना होगा? वही बात होगी ना जो पहले हमने किया था। बट अगेन दोनों जगह पे कंसेप्चुलाइजेशन अलग अलग है। इस जगह पे हम परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यू को पहले आइडेंटिफाई किए और उसको 1/5 की वैल्यू 13 रखा, तो फिर हमने 1 की वैल्यू निकाली। ठीक है, इस जगह पे हमने 1% की वैल्यू पहले निकाला और फिर हमने टोटल 100% की निकाली। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप सोच सकते हैं। और एक होता है कि जैसे कभी कभी आपको 100% पे जाना ही नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये बोल रहा है कि 20% की वैल्यू 13 है, तो 60% की वैल्यू कितनी है। तो आप सीधा सीधा देखते हो कि 20% का 3 टाइम्स होता है 60%, तो वैल्यू भी जो है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 60% वुड बी व्हाट? वो 39 सॉरी 39 हो जाएगा। तो ये तीसरे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें मैंने बहुत आसान परसेंटेज वैल्यू तुम्हें दिया है, तो तुम्हें आराम से दिख रहा होगा। बट अगर आप अपने दिमाग से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, तो जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि लेट से मैं बोलूं कि 40% की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 36 है, तो पूरा पूरा मतलब टोटल कितना हो? मतलब 40% ऑफ ए क्वांटिटी, अगर आप इसको पूरा वर्ड्स में बोलो तो 40% ऑफ ए क्वांटिटी, ठीक है, इज 36। सो व्हाट वुड बी द मतलब द क्वांटिटी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, तो x कितना होगा? तो हम इसको इसको कई तरीके से तुम्हें बताया मैंने कि या तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो 36 को 40 से डिवाइड करो तो 1% की वैल्यू मिलेगी, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल की वैल्यू मिल जाएगी 100%। दूसरा ये है कि अगर आपको दिख रहा है फ्रैक्शन में कि दिस इज 2/5, तो 2/5 अगर 36 है तो 1/5 जो होगा वो 18 होगा, एंड टोटल जो 1 है वो हमारा 18 इंटू 5 होगा। तो आप या तो ऐसे सोचो या फिर ऐसे सोचो, बट इन एनी वे जब आपको कभी क्वेश्चन में दिखे कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है और उसकी एक फिक्स वैल्यू दी हुई है, तो आप 1% पे भी जाकर आप निकाल सकते हो या फिर वहां से भी रीच कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि कई बार 1% की जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 22% जो है वो 11 है, तो आप इससे इससे अगर मैं बोलूं टोटल की वैल्यू कितनी हुई, तो तुम क्या बताओगे? बताओ। जैसे उस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि हम 11 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1% की वैल्यू मिलेगी और इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका 50 हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी सोचो ना कि जब 22% 11 है तो आधी वैल्यू होगी ना, तो 100% कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, क्योंकि जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो इन दोनों का भी बनेगा। तो हम उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर हम तुमको ऑल ऑफ सडन तुमको बोलते हैं
कि 3% की वैल्यू जो है 18 है, तो ये 6 टाइम है ना, मतलब 3% की वैल्यू जो है, यानी कि 1% की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। तो अगर ऐसे भी हमें दिख रहा है कि 6 टाइम है, तो हम 100% की वैल्यू जो क्या होगी, तो सीधा सीधा 600 लिख सकते हैं। सो अब ये क्या है ना कि एक पर्टिकुलर मेथड या ट्रिक को तुमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एज पर मतलब एज ए स्टूडेंट यू मस्ट रिकॉल द रीजनिंग ऑफ ऑल द मेथड्स, कि उसकी रीजनिंग कहाँ से आई। तो यूनिटरी सिस्टम का बहुत ही यहाँ पे यूज है कि हम यूनिटरी सिस्टम मतलब क्या हुआ कि जब हम बोलते हैं कि 3% की वैल्यू जो है वो 18 है, तो पहले हम 1% की वैल्यू पे जाते हैं, तो 18/3 लिखेंगे, और फिर हम 100% की वैल्यू पे जाते हैं, तो हम उसको 18/3 इंटू 100 करेंगे। हम्म? तो ये हमारा वो है। अदरवाइज आप फ्रैक्शन कभी दिख जाता है तो आपके लिए एक एडवांटेज है। जैसे अगर ऑल ऑफ सडन कोई बोले कि 14/7% जो है किसी चीज की वैल्यू जो है वो मान लो 11 है, तो अब अगर उस तरीके से जाओ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि 1% की वैल्यू निकालें, तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगी 11/14 2/7 है, और तो फिर 100% की वैल्यू जो हो जाएगी 11/14 2/7 इंटू 100 है। अब दिस विल टेक अ, मतलब होता है ना कि कम से कम 3-4 मिनट लग जाएंगे इसको पूरा सॉल्व करने में। लेकिन अगर इफ यू रिमेम्बर और इफ यू रिकॉल दैट दिस परसेंटेज वैल्यू इज बेसिकली 1/7 ऑफ एनीथिंग, 1/7 ऑफ एनीथिंग मतलब जिसके बारे में भी बात हो रही है ना। तो अब अगर 1/7 की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 11, तो पूरी कितना होगी, होल क्वांटिटी कितना होगा, तो हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में एवरीवन? यस सर। यस सर। वेरी गुड। हमने 1/7 को रेसिप्रोकेट कर दिया। रेसिप्रोकेट कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/7 का मतलब हुआ, रेसिप्रोकेट करना भी तुम बोल सकते हो, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है कि अगर 7 में से 1/7 बोलने का मतलब क्या है कि अगर टोटल क्वांटिटी के 7 टुकड़े करें, अच्छा है ना, हाँ, तो उसमें से एक पार्ट हाँ वो 11 है, तो होल टोटल कितना होगा, तो उसको 11 करके 11 को 7 टाइम्स लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ओके। हाँ। तो हर बार ना वर्ड्स में डिफाइन करो कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे फ्रैक्शन और परसेंटेज का सारे बेसिक चीजें हो गया। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे, देखो अब मुझे 2 तरह से क्लास लेके प्रोसीड करना है। क्या हुआ, कुछ पूछना था किसी को? किसी ने बोला बीच में कुछ? क्या नहीं ना? तो अब हम 2 तरीके से प्रोसीड करना चाहते हैं। हम फ्रैक्शन के भी उसमें बढ़ना चाहते हैं अहेड, और परसेंटेज से भी। तो आपको तो सॉल्व जैसे क्लास खत्म होने के बाद इसकी सीट भी करनी है, परसेंटेज की भी सीट करनी है, बट हम क्लास में दोनों तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम फ्रैक्शन से आगे बढ़ेंगे तो विल बी मूविंग इनटू टाइम एंड वर्क एंड टीएसटी आल्सो, है ना। हाँ, और अगर हम परसेंटेज की तरफ से आगे बढ़ेंगे तो विल बी गोइंग इनटू सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, इस तरह वाले टॉपिक पे। तो हम आज जो है पहले फ्रैक्शन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और फिर कल हम परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और फिर आपका ये जो पूरा फ्रैक्शन एंड परसेंटेज का एक पूरा एक्सरसाइज है ये कवर हो जाएगा। हम चाहते थे आज ही कवर करना, लेकिन मुझे लगता है एक क्लास और हम तुम्हें इसमें परसेंटेज वालों की अलग से दे देंगे। तो अब ये क्या है कि ये बेसिकली 3 क्लास जो है वो इसलिए एक्सटेंड किया गया कि दिस एफर्ट ऑफ आवर्स विल रिड्यूस द एफर्ट इन दोस चैप्टर्स, जैसे टाइम एंड वर्क और टीएसटी में रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन इन टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो पहले टाइम एंड वर्क में हम स्टार्ट करते हैं, और इससे तुम्हारा फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बढ़ेगी। तो अब तक क्या था कि हम नंबर्स में देख रहे थे फ्रैक्शन को, या सर्कल में देख रहे थे कि सर्कल है उसका आधा कर दिया, तो आप इसको 1/2 बोल रहे थे। या हम बोलते कि सैलरी है 40,000 और आपने मान लो कि 16,000 आपने खर्च किया है रेंट पे, तो कितना इसका ये हो जाएगा, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, रेंट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4/10। 4/10 या 2/5, है ना, तो 2/5 हो जाएगा। तो ऐसे देख रहे थे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अब ट्विस्ट करेंगे कि जैसे मान लो कि एक आदमी जो है, देयर इज अ पर्सन ए, तो फिनिशेस अ जॉब, है ना, आई विल बी गिविंग अ वेरी सिंपल नंबर 60, क्योंकि ये आपको यही नंबर जो है टाइम में टीएसटी में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 डेज में अगर एक कोई काम करता है, तो आई विल बी आस्किंग यू
टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें आप ध्यान दो। एक हम नंबर ऑफ डेज बताएंगे एंड आई विल आस्क यू कि व्हाट पार्ट ऑफ वर्क हैज बीन डन इन दोज नंबर ऑफ डेज, और एक तरफ होगा कि हम पार्ट ऑफ द वर्क बोलेंगे एंड आई विल बी आस्किंग यू इन व्हाट नंबर ऑफ डेज दैट पार्ट ऑफ वर्क विल बी डन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विजुलाइज करना है। तो अगर हम नंबर ऑफ डेज बोले और पार्ट ऑफ द वर्क बोले, सो अगर हम बोलते हैं तुमसे कि 30 डेज में कितना काम हुआ, इट इज वेरी इजी फॉर यू, जब बहुत आराम से आप इसको बोल देते हो कि हाफ वर्क हुआ है, ठीक है, बोलते हो ना ये। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि 24 डेज में कितना काम होगा, बताना जरा सा। 2/5. 2/5. हाँ, so most of the students can see it, visualize it also. बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता है कि 2/5 अचानक से कैसे हुआ, तो what they do is वो 24/60 करते हैं, ठीक है। इसी चीज को करने के लिए हम आपको बोलते हैं थोड़ा विजुलाइज करो कि चूंकि जैसे 30 के 2 सेट्स होते हैं 60, और 24 के तो 60 नहीं बनता, तो 24 का हम नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर लेते हैं जैसे 12, तो 12 से चेक करते हैं कि 60 बनता है कि नहीं। तो 12 से हमारा 60 बनता है 5 बार में, एंड 5 टाइम 12 से 60, और इसमें से ये 2 है, 24 is 2, तो हम ये कहते हैं कि चलो वर्क के अगर हम 5 टुकड़े करें तो यहाँ पे 2 टुकड़े खर्च हो रहे हैं, मतलब बन रहा है। तो ये 2/5 वर्क जो है ना, इसको जब बोलो तो पूरा सोचो दिमाग में कि 2/5 वर्क का मतलब क्या हुआ। कि अगर जो भी वर्क की बात हो रही है, जो भी पूरा वर्क है, if that the entire work is being divided into 5 parts, हाँ ना, तो 2 out of those 5 parts has been done in 24 days. तो ऐसे ऐसे आपको कई सारे नंबर ऑफ डेज को लेकर, जैसे कुछ बड़े नंबर ऑफ डेज भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ डेज है 72 है, तो कितना पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा बताओ? 6/5. 6/5 वर्क हैज बीन डन। तो एक तो ये आपका होगा, जब आप एक्सरसाइज करे जाओगे, सीट पे जाओगे, तो ये ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। अब अगर हम पार्ट ऑफ वर्क के हिसाब से पूछो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 5/6 वर्क कितने दिन में होगा, तो कैसे बताओगे? 50. 50 कैसे बताया तुमने, बताओ? सर 6 था नीचे डिनोमिनेटर में, तो एक पार्ट 10 के इक्वल हो गया, तो 5 पार्ट 50 के। हाँ, मतलब क्या हुआ कि इस पहले, अच्छा रुक जाना सत्यम, अब तुम नहीं बोलना, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अभी मतलब तुम सही हो, तो जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है उस पर हम ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं कि 5/6 वर्क का मतलब क्या हुआ कि अगर वर्क का 6 इक्वल पार्ट किया जाए, तो कितना 5 पार्ट में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम 6 इक्वल पार्ट करते हैं, तो अगर हम उसको 60 डेज में वो पूरा काम होता है, तो हमें दिखता है ना कि 10 डेज में हमें हर इक्वल पार्ट को देना पड़ेगा, और उसमें से चूंकि 5 पार्ट्स की बात हो रही है, तो 50 डेज हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ही विल टेक 50 डेज। ज्यादा के टाइम में भी हम पूछ सकते हैं, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि 7/5 वर्क कितने दिन में होगा, तो फिर वही बात होगी, पहले 5 टुकड़े बांटो वर्क के, तो 5 टुकड़े बांटोगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा बताओ? 12 डेज लगेगा। अब उसके 7 सेट्स करने हैं, 84. तो 84 डेज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वर्क आप 1 से ज्यादा ले रहे हो तो टाइम भी 60 से ज्यादा आएगा। तो ऐसे ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मतलब दिए हुए होंगे, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। मतलब कुछ नंबर्स आप खुद भी लेके देख सकते हो, है ना, कुछ पार्ट्स आप खुद भी लेके देख सकते हो, नॉर्मल बेसिक पार्ट्स आप देख सकते हो, है ना। कि अब जैसे मैं तुमसे बोलूं 11/15 वर्क कितने दिन में होगा बताओ? 44. 44। क्यों? क्योंकि 1/15 के लिए आपको 4 डेज लगेंगे, तो 11/15 के लिए आपको 44 डेज लगेंगे, ठीक है, 44। और आप सीधा सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे तो ये इंटू 60 ही होता है, बट आई डोंट राइट इट हियर बिकॉज जनरली हमारा यहाँ ऐसे करने से ना विजन ब्लॉक हो जाता है, वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। सो हम सीधा सीधा ये भी तुमको बोल सकते थे, बट व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि आप पार्ट्स को गिनो, कितने पार्ट्स हुए हैं 15, हर पार्ट्स के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 4 दिन, उसमें से कितने पार्ट्स करने हैं 11,
तो 11 पार्ट्स के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 11 into 4। तो इस तरीके से थोड़ा काउंट करोगे, देखोगे तो तुम्हें एक तो एफिनिटी बढ़ेगी नंबर से, और दूसरा पार्ट्स तुमको दिखेंगे, एंड दिस विल हेल्प यू इन ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, रीजनिंग से लेकर डीआई वगैरह सब में हेल्प करता है। फिर एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो फ्रैक्शन से टाइम एंड वर्क में बहुत यूजफुल होता है, दैट इज अगर मैं पार्ट्स दूं और उसके रिस्पेक्ट का वर्क दूं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि हाफ वर्क हैज बीन डन इन लेट्स से 45 days, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ होगा, 90। 90। ठीक है, अगर हम कोई और फ्रैक्शन दें, जैसे अगर हम बोले 1/10 वर्क 9 days में हुआ है, टोटल वर्क कितने दिन में हुआ होगा, 90। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 1/3 वर्क, ठीक है, 30 days में हुआ है, तो टोटल वर्क कितने दिन में हुआ होगा, 90। 3/10 वर्क अगर 27 days में हुआ है, तो टोटल वर्क कितने दिन में हुआ होगा, 90। तो आपको ये चीज तो दिख रहा होगा ना कि हाउ डू यू आर रीचिंग द फाइनल फिगर। तो जैसे 3/10 है, तो आपको ये क्या दिखता है कि 10 में से 3 पार्ट्स, अगर और वर्क को हम 10 इक्वल पार्ट्स में विजुअलाइज करें, हर बार हम ये बॉक्स बना रहे हैं, दैट डजंट मीन यू हैव टू मेक दिस बॉक्स एवरी टाइम। अगर 10 इक्वल पार्ट्स में विजुअलाइज करें, उसके 3 पार्ट्स में आप कितना टाइम लगा रहे हो, 27 डेज। तो एक पार्ट्स के लिए आप 9 डेज लगा रहे होगे, तो 10 के 10 पार्ट अगर आपको कंप्लीट करना है तो 9 into 10 90 डेज में करोगे। तो एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब रही बात कि अगर ये वाली चीज पता है आपको, जैसे मान लो कि फ्रैक्शन, अच्छा एक और बताओ, 1/90 वर्क अगर हम एक दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 90। 90। ठीक है, अब एक और आखिरी चीज बताओ मुझे कि अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, जिसमें आपको फ्रैक्शनल की भी नॉलेज बढ़ेगी और थोड़ा टाइम एंड वर्क के हिसाब से भी सीखोगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 4/9 वर्क आपने लेट्स से 10 डेज में किया, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, मतलब इस बार मैंने ऐसे लिया कि तुरंत डिवाइड ना हो। जैसे 4 पार्ट्स में अगर दिन बांटना आसान होता तो हम तुरंत बांट के उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते। 40.5। 22.5। 22.5। हाँ, तो जैसे इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके लिए अगर 10 डेज लगा है, तो 1/9 के लिए 1/9 पार्ट्स के लिए 10/4 डेज लगेगा, सेम उसी तरीके से। एंड देन अगेन 1 के लिए 10/4 into 9। तो इसी को बचपन में सिखाया जाता है कि इसको मल्टीप्लाई में कर दो, इसको डिवीजन में कर दो, तो उस तरह की बात हम नहीं करते, बट ऐसे आप पार्ट्स में बांट करके कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे मान लो कि एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अगेन मतलब अब फ्रैक्शन को ही यूज करेंगे हम, कि जैसे अगर मान लो कि 2 आदमी है, ए और बी, ठीक है, एक अगर तुम्हें, अच्छा अब ये जो एक एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, बेसिकली यू कैन ट्रीट दिस एक्सरसाइज और दिस कंसेप्ट एज अ बेसिक कंसेप्ट फॉर टाइम एंड वर्क आल्सो। ठीक है, तो अब इस क्लास के बाद आप जो है फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड टाइम एंड वर्क तीनों की एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो एक साथ में। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो कि हम 40 डेज एंड 60 डेज हमने बोला कि ए जो है 40 डेज में और बी जो है 60 डेज में काम करता है। तो इफ आई आस्क यू कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो अब ये बताओ कि जैसे ए 40 डेज में कर रहा है, बी 60 डेज में कर रहा है ना, और हमारे पास एक स्टूडेंट है यहाँ पे, चलो सत्यम को ही बोलते हैं। सत्यम कितने दिन में एक काम को करेगा, बताना जरा।
जल्दी बोलो। सत्यम कौन सा है इसमें, 40 वाला कि 60? हमें नहीं पता। अरे मतलब सर ए और बी में से। ए और बी में से कोई नहीं है ना। सत्यम इज ए न्यू पर्सन। तो फिर हमें सत्यम की एफिशिएंसी चाहिए होगी। हाँ मतलब नॉट इफिशिएंसी, एक रिलेटिव मेजरमेंट चाहिए कि सत्यम जो है कितना पार्ट वर्क कितने दिन में कर सकता है, क्योंकि इससे तो दोनों हम में सत्यम। हाँ, 24 यूनिट्स रोज के होंगे। नहीं हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते ना। ए एंड बी आर टू डिफरेंट पर्सन, सत्यम इज डिफरेंट। तो अनटिलनेस आपको अगर ऐसा दिया रहा है कि सत्यम जो है 1/2 वर्क 30 डेज में करता है, या 30 डेज या 40 डेज में करता है, तब आप बता सकते हो कि सत्यम जो है 80 डेज में करेगा। या हम बोले कि सत्यम जो है 1/24 वर्क जो है एक दिन में करता है, तब हम बता सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है टू टेल कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल गेट फिनिश्ड, है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि रेफरेंस जो है वो 1 डे का ही रहे। रेफरेंस आप ज्यादा नंबर ऑफ डेज का भी ले सकते हो। तो जैसे अगर अगर ये मुझे पता रहे कि सत्यम जो है 2/5 वर्क जो है 8 डेज में करता है, तब भी हम बता सकते हैं ना। तो ऐसा कोई एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए होगा टू कैलकुलेट कि कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप या कोई कलेक्टिव मैन पावर कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे तुम लौटो जरा सा। तो उसमें दिया हुआ है कि ए एंड बी दोनों के इंडिविजुअल वर्क का डे दिया हुआ है, एंड नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब। तो इसमें क्या तुम्हें दिखता है कि हमें इसका रेफरेंस निकालना पड़ेगा। तो जनरली बुक्स में या कभी भी आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं ए का 1 डेज वर्क। ठीक है, ए का 1 डे वर्क हमने निकाला विच इज 1/40। फिर हमने निकाला बी का 1 डे वर्क, मतलब सेम नंबर ऑफ डेज, जैसे ए का अगर एक दिन लिया है तो बी का ही एक दिन लेंगे, और हमने उसको बोला 1/60। और फिर हमने बोला कि ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हमने इसको जोड़ दिया 1/40 एंड प्लस 1/60। और फिर हम इसको 120 3 + 2 ऐसे करके 5/120 किया और इसको 1/24 किया। तो अब हमें जब ये पता चल जाता है कि ए एंड बी, जिसके बारे में हमें बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन, मतलब नॉट जॉब, 1 डे में वो 1/24 वर्क करते हैं इन 1 डे। तो इसके हिसाब से आप फिर ये तो एक्सपर्ट हो चुके हो अब तक तुम कि रेफरेंस के बाद हम टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना। सो नाउ यू कैन एवरीवन कैन से कि चलो 1 वर्क के लिए 24 डेज रहेगा। सो व्हाट माय पॉइंट हियर इज, ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन के प्रैक्टिस करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। द बेस्ट वे टू कम कैलकुलेट दिस आंसर, कि जैसे हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को बताते हैं कि आप क्या करो, हायर नंबर ऑफ डेज लो। जैसे 40 एंड 60, इन दोनों का जो ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल हमने ले लिया, जैसे मान लो हमने 120 डेज काम करा दिया, 120 डेज जो है ए को भी काम करा दिया और 120 डेज जो है बी को भी काम करा दिया। ठीक है, तो ए कितना काम करेगा 120 डेज में? 3 यूनिट्स। कितना? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट में 3 वर्क है ना। अभी हम यूनिट तो हमने कुछ बोला नहीं ना। मतलब अगर ये एक वर्क 40 डेज में करता है तो 120 दिन में 3 वर्क करेगा। और बी कितने दिन में करेगा? 2 वर्क। तो बेसिकली दोनों मिलके अगर हम बोलेंगे 120 डेज में कितना काम हुआ, तो कितना काम हुआ? 24। 5। जल्दी नहीं बोलो क्वेश्चन, जो पूछा जाए उतना ही बताओ। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा इंटरव्यूज में, है ना। तो आपसे मैंने बोला कि 120 दिन में कितना काम हुआ, तो 5 वर्क। तो अगर 5 वर्क दोनों मिलके 120 दिन में करते हैं तो एक वर्क जो है वो कितने दिन में करेंगे? 120/5, दिस विल अगेन बी 24। ठीक है, तो अभी अगर मुझे केवल इस क्वेश्चन से मतलब होता तो हम तुमको बोलते हैं कि ये वाला तरीका बेस्ट है, इसको यूज करो। बट माय पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर इज नॉट कि ये क्वेश्चन कैसे, मतलब कितनी वैल्यू है। अब वैल्यू तो सबको पता चल गई 24 डेज ही है। अब आप किसी भी तरीके से निकालो तो आंसर 24 डेज ही आएगा। बट नाउ आई टेक डिफरेंट रेफरेंस का डेज। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि आप इसको 12 डेज पे कैलकुलेट करो। हेलो हेलो, पीजी क्लास है।
क्या हुआ? हाँ, सीता को कॉल आ गया, मैं उसको म्यूट कर दिया मैंने। तो हम रेफरेंस डे जो है वो 12 डेज का रख लेते हैं। मतलब रेफरेंस डे मतलब क्या हुआ कि हमें ये पता करना है कि 12 डेज में दोनों ने मिलकर कितना काम किया। तो पहले हमें ए का कंट्रीब्यूशन निकालना होगा। कितना होगा ए का कंट्रीब्यूशन 12 डेज में, बताओ? 36 30 6 36 कैसे बोल रहे हो? हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम लोग, कुछ पता भी है? हम Sir, कुछ one पूछ of रहे हैं, the कुछ हाँ कुछ पूछ रहे हैं, बताओ कुछ रहे हो। 3/10 3/10 कौन बोला? नाम बताओ। हाँ तुम बिल्कुल सही हो, बाकी लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको सुन भी रहे हो कि नहीं? एक का ये ए जो है वो 40 डेज में काम खत्म करता है, तो अगर 12 डेज ए को काम कराए तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी ए कितना काम करेगा। तो किसी ने 36 बोला और किसी ने 1/12 बोला। ये कौन है ये लोग हैं? नाम बताओ अपना जल्दी। मैंने बोला था और भी किसी ने बोला। हाँ कैसे बोल रहे हो, ध्यान से सुना करो। पूछा जा रहा है तुमसे कि सिचुएशन यही है, क्वेश्चन यही है, हमें एक रेफरेंस डे हमने लेकर 12 डेज में दोनों को काम कराना है और ये देखना है कि दोनों का मिलकर काम कितना हुआ। तो 12 डेज में ए का जो काम है वो 3/10 है और बी का काम कितना होगा, ये 2/10 2/10 यानी 1/5। उसको 2/10 भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जोड़ना आसान हो जाएगा। फिर ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 5/10 विच इज 1/2। ठीक है, तो अब हमें एक रेफरेंस मिल गया कि 1/2 वर्क जो है इज बीइंग डन इन 12 डेज। तो एक पूरा वर्क कितने दिन में होगा? 24 देख रहे हो, ये तो आंसर नहीं चेंज हो सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होगा। बस हमने रेफरेंस डे को अलग कर लिया। ठीक है, रेफरेंस डेज को अलग कर लिया। अब तुम्हें एक बहुत क्विक हम तुमको एक्सरसाइज दिखा देते हैं जिससे कि आप उसको वहां पे जाकर उसको कोशिश कर सकते हो करने के लिए। 1 मिनट रुक जाओ। वो ये है कि अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हो विच इज द सेम एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको कराया है, तो जैसे ये जो अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें यही चीज है। ए जो है 40 डेज है, बी 60 डेज है एंड पहले तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट पार्ट ऑफ वर्क ए एंड बी विल कंप्लीट इन 15 डेज इंडिविजुअली। ठीक है, और उसके बाद अगर हमने ये बोला कि ऑल्सो टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क, तो इसमें हमने 15 डेज का ही रेफरेंस लेके बनाना है ना। तो क्वेश्चन तो सेम है, अगर इसका 24 डेज आता है तो इफ विल टेक एनी ऑफ दीज डेज एज अ रेफरेंस यू विल ऑलवेज गेट 24 डेज एज एन आंसर। बट आप जब अलग अलग वैल्यूज लेके करोगे तो आपको अलग अलग फ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा। जैसे लेट से अगर हम सेम क्वेश्चन को 18 डेज लेकर करते हैं तो आपको 18 डेज लेने से आपकी काम तो बढ़ जाएगा क्योंकि 120 डेज वाज इजियर टू डू, है ना। या फिर अभी जैसा तुमने पूछा तो उस हिसाब से भी वो भी आसान तरीका है। बट अभी हम 18 डेज इसलिए हम सब चाहते हैं कि ले कि जिससे कि हमें फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना या फ्रैक्शन से वो कैलकुलेशन मतलब फ्रैक्शन को यूज करना आसान हो। तो जैसे एक और ये एग्जांपल हम कंप्लीट करेंगे कि अगर हम 18 डेज लेकर रेफरेंस लेकर हम इसी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहला हमारा काम है कि दोनों मिलकर 18 डेज में कितना काम करेंगे। तो 18 डेज अगर हमने रेफरेंस लिया है तो 18 डेज में ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बताओ? 9/20 9/20 9/20। और बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 20/9 20/9 20 3/10 3/10, है ना। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के कितना हो जाएगा? 12/, नहीं, 3/4 कितना? 3/4
3/4 होगा। हाँ 3 15 by 20 इसको बोलो, या इसको फिर 3/4 बोलो। तो इफ आई से कि 3/4 वर्क के लिए, अब बस ये फ्रैक्शंस जो आ रहे हैं ना, और ये जोड़ना है, और फिर ये 3/4 वर्क जो है इज बीइंग डन इन 18 डेज, तो यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना है। बस इसी चीज की प्रैक्टिस के लिए हम चाहते हैं कि तुम ये एक्सरसाइज करो। सो 1 वर्क के लिए लगेगा तुम्हारा 6 × 4 विच इज 24 डेज। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीजें, जैसे ये कितना पार्ट है वो निकालना, फ्रैक्शन को ऐड करना, और फ्रैक्शन से कंप्लीट पे पहुंचना, एक ही बार ये 3 चीजों का एक्सरसाइज है। सो ऑल ऑफ यू, एक बार और हम रिकैप कर देते हैं कि अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसको आप इस जगह पे उसको इस क्वेश्चन, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 2 करो। इसमें वो वाले एक्सरसाइजेस हैं कि अगर आपने 5/3 वर्क, ठीक है, 5/3 वर्क का मतलब आपने एक काम से ज्यादा काम किया है इन 25 डेज, तो टोटल वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ जरा सा। इस केस में टोटल वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा? 15। क्योंकि 5/3 इज लाइक कि अगर एक वर्क है उसके 3 टुकड़े किए हमने, तो हमने 3 ही नहीं किया, 3 के बाद 2 और कंप्लीट किया, और इसके लिए हमें 25 डेज लगे। सो तो फिर फॉर ईच पार्ट यू आर टेकिंग 5 days टू कंप्लीट दैट, बट एक वर्क तो वही है ना, 3 पार्ट मिला के ही तो एक कंप्लीट वर्क है, तो इसके लिए आपको 15 डेज ही लगेंगे। ठीक है, ये हमारा ये वाला एक्सरसाइज है, इसमें इसको आप करोगे। ठीक है, टेबल तो आपने बना ही लिया होगा मेरे हिसाब से, उसको आप भेज दो मुझे अलग से स्कैन करके कि देख लूँ मैं। फिर आप ये वाला जो वर्क है ये 60 डेज में अगर एक कंप्लीट काम करता है तो कितना फ्रैक्शन में कितना काम होगा, और परसेंटेज में भी उसको बताना है इन दीज नंबर ऑफ डेज। तो ये भी आप कर सकते हो। अब ये एडिशन है फ्रैक्शन का, ये तो आप कर ही सकते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये सब्सट्रैक्शन है, ये भी करना। ये 3 तरह की क्वांटिटी को रिलेट करना है, ये इसलिए दिया गया है कि डीआई में ये बहुत हेल्प करता है। जैसे कभी अगर आपको पाई चार्ट बेस्ड डीआई आ गया, तो पाई चार्ट में क्या होता है कि एक पूरी सर्कल की एंगल होती है, ठीक है, और उसमें क्वांटिटीज डिवाइडेड होते हैं। तो अगर सारे एंगल्स का सम देखो तो 320 है ना, और क्वांटिटीज का सम कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि 320 है सारे एंगल्स का, उसमें 320 कह रहा हूँ, कोई तुम लोग करेक्ट भी नहीं करते, 360 ना, हाँ 360। तो 360 अगर पूरे सर्कल का एंगल है और पूरी क्वांटिटी अगर मान लो 1800 है, तो हमें कई बार उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि 90 का, अगर 90 डिग्री एंगल है किसी पार्ट का, तो उस पर कितनी वैल्यू होगी। तो इसमें आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि अगर ये 1/4 है तो यहाँ पे भी 1/4 होगा। ठीक है, तो ऐसे ये फ्रैक्शन का यूज होता है, तो इसलिए हमने इस तरह का एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आदमी जो है एक वर्क को 720 डेज में इतने में करता है। तो अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें कि 480 डेज में वो कितना पार्ट ऑफ वर्क करेगा और कितना पैसा लगाएगा, तो 2 चीजें मिसिंग होगी और एक कोई चीज दिया होगा। मतलब ये पहला वाला रेफरेंस है, ये रेफरेंस वैल्यू है। सेम के हिसाब से अगर हम तुमसे बोले कि 120 दिन की बात है तो कितना पार्ट ऑफ वर्क होगा, तो तुम बोलोगे 1/6, और कितना पैसा मिलेगा तो 5400 का 1/6। तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये टेबल आपको फिल करना है। फिर ये जो 7th वाला क्वेश्चन है वो हमने आपको भी बताया। ठीक है, इससे भी आप फ्रैक्शन की लर्निंग आपकी स्ट्रांग होगी, बढ़ेगी। नाउ लेट्स गो फॉर, और ये चेंज वाला जो मैंने आपको कल चेंज वाला बताया था उसकी एक्सरसाइज यहाँ पे है 11th। तो 11th क्वेश्चन में ये डिफरेंट डिफरेंट चेंज की वैल्यूज दी हुई है, 120 से 150, आपको वो रिप्रेजेंट करना है। एंड द 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज जो है उसको यहाँ पे समझाया गया है, और इसके नीचे में प्रॉफिट एंड लॉस का फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन बताने की कोशिश की गई, वो उस पर हम आएंगे अभी। ठीक है, आई एम नॉट स्किपिंग दैट, बट अगेन आप अपने एंड से भी थोड़ा ध्यान दो तो आप समझ लोगे। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे अगर आपको फ्रैक्शन का कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता है तो आप कई चीजें बहुत आसानी से बोल पाते हो। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं, अगेन ये लर्निंग ऑफ फ्रैक्शन ही है,
कि जैसे, एक मिनट, हाँ, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 1 लीटर पानी है, ठीक है, ध्यान से सुनना और बताना मुझे। 1 लीटर पानी है। अब अगर एक बॉटल हमने लिया, बॉटल की वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही है, तो कितना पार्ट पानी है उसमें? अगर 1 लीटर वाटर को 1 लीटर के वॉल्यूम में रखा जाए तो कितना पार्ट ऑफ द बॉटल विल बी फिल्ड? 1। पूरा 1। 100। हाँ, पार्ट है तो 1 या फिर 100% तुम लोग। ठीक है, अगर हम इसको 2 लीटर की बॉटल में रखें तो 1/2। 1/2 पार्ट और 50। अगर हम उसको 3 लीटर की बॉटल में रखें तो 1/3 1/3 33 1/3 33 1/3। यहाँ तक ये सब तो चीज बहुत आसान दिखता है कि 1/4। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 1 लीटर पानी है और 1.5 लीटर की बॉटल में है, तो बताओ कितना पार्ट होगा? 2/3। 2/3। 2/3 एग्जैक्टली। तो ये आप, जैसे किसी किसी को तुरंत दिख गया, किसी किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इफ यू डू दिस एक्सरसाइज, ये पूरा 10th वाला वही एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें हमने पहले बोला कि व्हाट पार्ट एंड परसेंटेज विल बी देयर इफ यू पुट 1 लीटर वाटर इन अ बॉटल ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, है ना, या वेरियस वॉल्यूम के बॉटल में। तो अगर 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर इसमें अगर हम डालते हैं तो कितना पार्ट और कितना परसेंटेज होगा? जैसे एक इसमें ये भी है, 1 लीटर अगर 2.25 लीटर का बॉटल है तो कितना पार्ट और परसेंटेज है बताओ? इफ 1 लीटर वाटर हैज बीन पुट। 4/9। सत्यम तुमको मना किया था ना शुरू में, मत बोलो अभी। ओके। हाँ, ऐसे तो बुरा नहीं मानना इस बात का, बट लेट अदर पीपल ट्राई, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है? आलिया बताओ। सर ये एक बार वापस प्लीज। मैं बोल रहा हूँ अगर 1 लीटर पानी जो है, 1 लीटर वाटर अगर तुम्हारे पास है और 2.25 लीटर के वॉल्यूम में, है ना, अगर ये रखा गया है, तो व्हाट पार्ट ऑफ बॉटल हैज बीन फिल्ड, अगर ये पूछा जाए तो कितना जवाब दोगे? Sir, 9/4. 9/10 9/10, 9/4, ये सब 4 कौन है? by 9 4/9। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखो ना कि देखने का तरीका दो है, आप या तो डिवाइड कर लो, 1/2.25 कर लो, या फिर ऐसे सोचो कि हम ऐसा कोई पार्ट्स लेते हैं जिससे 1 लीटर भी बन जाए और ये भी बन जाए। तो 0.25 लीटर का अगर हम सेट लेंगे तो 1 लीटर में 4 होते हैं और 2.25 में ये 9 हो जाएगा। तो 4 आउट ऑफ 9 पार्ट ऑफ द बॉटल हैज बीन फिल्ड। और इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। 44 4/9। यस, 44 4/9%, ठीक है। सो नाउ आप ये वाला भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये भी हम क्विक में बता ही देते हैं, जिससे कि 9th वाला भी आप करने लगो। जैसे इसमें भी लर्निंग ही है, मेन फ्रैक्शन की ही, मतलब हम चाहते हैं कि आप फटाफट फटाफट जो है फ्रैक्शन में बात करो। और जैसे बचपन में लोगों के माँ बाप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोले, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे फराटेदार मैथमेटिक्स बोले, ठीक है। फ्रैक्शंस आपको बहुत जल्दी दिखना चाहिए, तुरंत दिखना चाहिए। सो इफ आई से कि, या आई विल आस्क कि जैसे एक स्पीड मैंने दे दिया कि जैसे मान लो कि 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है, इसका क्या मतलब हुआ बताओ जरा सा? 1 घंटे में 80 सर एक किलोमीटर। घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल हाँ, करें। मतलब कि 1 घंटा विच इज बेसिकली 60 मिनट्स में वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं घंटे के डिफरेंट पार्ट्स पे बात करूं, तो जैसे मैं बोलूं तो मैं कि 24 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगा। तो अभी क्या है कि इसमें
दो तरीके से, मतलब हम पहले ये देखते हैं कि जो 24 मीटर मिनट्स है वो घंटे का कितना पार्ट है। तो घंटे का कितना पार्ट है 24 मिनट, बोलो। 2/5. 2/5। 1/5 में कौन है भाई? 2/5 दिख रहा है? घंटे का 24 मिनट्स कितना पार्ट है? 2/5, बोलो। तो अब हम स्पीड का भी 2/5, जो स्पीड वाली वैल्यू है ये पूरे 1 घंटे के लिए है, इसका भी 2/5 निकाल लेंगे तो हमारा वो पता चल जाएगा कि वो डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितना चल रहा है वो 24 मिनट में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो 9th वाला जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम दे दिया कि 45 मिनट्स, 18 मिनट्स। तुम देखोगे कि 60 के रिस्पेक्ट में वही सारी वैल्यूज है जो हम पहले भी कर रहे थे। तो 60 के रिस्पेक्ट में 45 मिनट कितना होगा? 3/4। 40 मिनट्स कितना होगा? 2/3, ऐसे करके। और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स है, तो उसका भी वही वाला फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा जो मिनट्स में है, और फिर आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसको भी कर लोगे तो बेटर है ना। अब एक जो और वो है चैलेंजिंग पार्ट, तो नहीं बोलेंगे हम उसको, बट अगेन इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं, मतलब कंसिडर दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस क्वेश्चन, आप इतना तो पता होगा ना कि आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, बताओ। सेलिंग प्राइस क्या होता है? Cost price plus profit. बहुत बढ़िया, तुम फॉर्मूला में ही बात करोगी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पे हम बेचते हैं। ये क्यों नहीं बोला तुमने? तुम्हारा बिल्कुल सही है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही होता है। लेकिन व्हाट इफ की प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो क्या करोगे? जरा सा होल्ड करना एक मिनट। हाँ, अभी बताओ, एसपी मतलब क्या हुआ? जिस प्राइस पे बेचा गया है, ठीक है। सीपी मतलब क्या हुआ? जिस प्राइस पे खरीदा गया है, ठीक है। और प्रॉफिट जो डिफरेंस है, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है इस पूरे ट्रांजेक्शन में, ये आपका प्रॉफिट कहलाता है। लॉस जो लॉस होता है, अगर आपका एसपी सीपी से कम है तो लॉस का केस है। तो जैसे अगर हम इस केस में बोले कि अगर हम 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं और वो 20 रुपए की प्रॉफिट लेकर 20 रुपए में बेचते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट की जब हम बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ, बताओ। व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉफिट परसेंट? सीपी पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ? सीपी पे, हाँ, सीपी के रिस्पेक्ट में, इफ सीपी इज 100 तो कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो यहाँ पे सीपी जो है वो 100 है और प्रॉफिट जो है वो 20 है। तो 20 100 के रिस्पेक्ट में तो 20% ही होगा। तो इस केस में आपका 20% प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट जो है हम बेसिकली सीपी पे निकालते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू सीपी व्हाट परसेंट इज ये प्रॉफिट जो है वो कितना है विथ रिस्पेक्ट टू सीपी, इफ सीपी इज 100, तो वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, ठीक है। तो अब एक बार इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अगर आपको, जैसे मान लो अगर हम इसको बोले कि सीपी इज टू एसपी अगर 3:4 है, तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, बताओ। 33/3। 33/3 क्यों? क्योंकि 1/3 क्योंकि प्रॉफिट माना सीपी गया सर, है 2/3। सर प्रॉफिट वाला है। हाँ, क्योंकि अगर 3 और 4 का रेशियो भी लेते हैं तो इसका जो डिफरेंस है 1, वो हमारा प्रॉफिट है। तो 1/3, मतलब 1/3 का जो प्रॉफिट है उसको हम फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन में 1/3 बोलेंगे और परसेंटेज में 33/3 बोलेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो,
तो इसको अगर हम बोलते हैं कि इफ एसपी इज 7/5 ऑफ सीपी, इसका क्या मतलब हुआ? इफ एसपी इज 7/5 ऑफ सीपी का मतलब क्या हुआ कि अगर सीपी के 5 टुकड़े किए जाए तो एसपी 7 टुकड़ा है। ठीक है, इसको यही फ्रैक्शन को समझने वाली बात है कि इफ एसपी इज 7/5 ऑफ सीपी, दैट मीन्स कि अगर सीपी के 5 टुकड़े किए जाए तो एसपी 7 है। इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ? 2, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 40%। अगर ये वाला बताओ, इफ सीपी इज 8/5 ऑफ एसपी, इसका क्या मतलब हुआ? एट बाई फाइव नहीं 8, हाँ इसमें लॉस होगा। 8/5 ऑफ एसपी का मतलब हो गया कि अगर एसपी के 5 टुकड़े किए जाए तो सीपी जो है वो 8 है। तो आपका लॉस कितने का हुआ? 3 का। हाँ, तो इसमें लॉस परसेंटेज कितना होगा बताओ? लॉस परसेंटेज कितना होगा? 3/8, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, दैट इज 37 1/2%। तो ऐसे करके आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ हमारे साथ कि मतलब हमारे साथ कहने मतलब क्या है कि हमने फ्रैक्शन और परसेंटेज के सारे बेसिक्स हमने कवर कर लिए। ये आपके कुछ वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस के, ये आपको कंप्लीट करना है, ऊपर का सारा सीट कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक चीज और तुम्हें हम बताना चाहते हैं, वो हमारा आज का लास्ट, नहीं आज उसको नहीं बताएंगे हम, आज उसको एक मिनट रुको, उसको पॉज करते हैं।